Hello everyone. In my previous video, I have mentioned to you in which I have dealt with balance of payment and forex reserves. Okay. Only in this connection. So prior going to monetary transmission and understanding the mechanism of monetary transmission, let me put it a very significant and a very important concept for understanding of this mechanism. There is a one concept called in international economics the impossible trinity. Impossible trinity और द ट्राइलेमा. ट्राइलेमा जैसे कि हम लोग डायलेमा कहते हैं वैसे ही ट्राइलेमा. अब इसमें क्या है, थ्री थिंग्स, तीन चीज़ें किसी भी इकोनॉमी में एक साथ नहीं हो सकती हैं. दैट थ्री थिंग्स कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन एनी इकोनॉमी. नंबर वन, फ्री capital flows. The second one is fixed exchange rate, and the third one is independent monetary policy. Okay, so here what I am trying to say, that three things: free capital flows, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ये तीन चीज़ें किसी भी इकॉनमी में एक साथ हो ही नहीं सकती. और आप अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला मेरा जो वीडियो है या बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अप्लाई करें तो उसमें हमने ये बताया था कि दैट टोटल कैपिटल इनफ्लोज टुवर्ड्स योर इकोनॉमी एंड टोटल कैपिटल आउटफ्लोज टुवर्ड्स इकोनॉमी. इट इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इन ए पर्टिकुलर ईयर, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी मतलब कि इकॉनमी में तीन चीज़ें नहीं हो सकती हैं. ये फ्लेमिंग और मंडल करके तो इकोनॉमिस्ट थे, उन्हीं का ये डेवलप किया हुआ एक मॉडल है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और मैं बता दूं कि ये अगर आप इस मैकेनिज़्म को समझ रहे हैं तो आप बहुत आसानी से कैपिटल मार्केट और FIIs मूवमेंट, FDIs मूवमेंट, ये आप इसको आसानी से समझ सकेंगे. देयर इज़ नथिंग मच मोर टेक्निकल अबाउट दैट. और मेरा ये प्रयास है और मेरी ये कोशिश भी है कि ये जितने भी टेक्निकल नॉलेज हैं इनको मैं काफ़ी ल्यूसिड मैनर तक, मैं लास्ट मैन तक इस चीज़ को मैं पहुँचाऊँ. तो पहला चीज़ देखिए, इस चीज़ को समझिए. फ्री कैपिटल फ्लोज. फ्री कैपिटल फ्लोज का मतलब है कि विदाउट एनी अथॉरिटी, विदाउट एनी अथॉरिटी अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये अगर हो सकता है तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. और एक्सचेंज रेट किसको कहते हैं कि दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ओन इकोनॉमी विथ रिलेशन विथ अनदर इकोनॉमी. लाइक $1 इज इक्वल टू से 75 INR, इंडियन रुपी. तो रुपी को हम लोग डॉलर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कहेंगे हम लोग इसको एक्सचेंज रेट. और एक्सचेंज रेट तो अपने यहाँ इंडिया में क्या है, इंडिया में मैनेज्ड एक्सचेंज रेट है. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट दो कॉन्सेप्ट होता है. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब है कि आपने अपने एक्सचेंज रेट को कोई एक पर्टिकुलर नंबर के करेंसी के से आपने फिक्स्ड कर रखा है. और फ्लोटिंग, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स लाइक डिमांड एंड सप्लाई, योर स्टेबिलिटी ऑफ योर इकोनॉमी एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो influences exchange rate. It will be a separate chapter of exchange rate. Okay, so fixed exchange rate आपके यहाँ नहीं हो सकता है. फ्री कैपिटल फ्लोज और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी मैंने मनी और बैंकिंग वाले अपने वीडियो में बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी इज डन बाय योर सेंट्रल बैंक. सो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी. तो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये दो हो सकते हैं, ये तीसरा नहीं हो सकता है. मतलब तीनों एक साथ नहीं होंगे. अब इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पे. तो जो लोग फॉरेक्स में डील करते हैं जैसे कि फॉरेक्स एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कि आपके यहाँ कितने FIIs मूवमेंट हो रहे हैं. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेगुलेटर. अब बहुत ज़्यादा FIIs आपके यहाँ जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपके यहाँ आने लगे
तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा, तो योर मार्केट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विथ FIIs. Means FIIs, the investment of FIIs, they and only they can regulate, or even your capital market is explained by FIIs movement. हम लोग जो प्रीवियस थियरीज भी पढ़े हुए हैं उसमें एक कॉमन फेनोमेनन यही होता है कि FIIs जो आ रहे हैं फिर FIIs बेच के निकल जा रहे हैं, तो आपका मार्केट जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा कि रिसेंट पास्ट में हम लोग एक फेनोमेनन देख रहे हैं, इन माय प्रीवियस वीडियो आल्सो आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि FIIs जो सेल करके जा रहे हैं तो उस वैक्यूम को DIIs जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, और हमारी इकॉनमी जो है अकॉर्डिंगली ग्रो कर रही है। तो द सिंपल थिंग इज़ दैट कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फिर 60s 70s के जो दौर में है, इस दौर में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसको लोगों ने समझा और अकॉर्डिंगली अपनी इकॉनमी को या जो अभी आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है उससे हम इस कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करके समझ सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप उस दौर को समझिए जो 2020 और 30 का ये जो 10 ईयर का दौर है हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ अ डेवलपिंग इकॉनमी है, तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो फॉर एनी इंडिविजुअल स्टॉक और एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो बट एट द सेम टाइम इकॉनमी का फ्यूचर हमारा जो है वो बेहतर है इकॉनमी वाइज। जैसे कि इन लॉन्ग टर्म ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दैट, देखिए टेक्स्ट बुक थ्योरी और प्रैक्टिसेस, तो थ्योरी अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज है आपके पास और उसकी एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी समझ जो है वो गहरी है, और गहरी समझ है तो आप कहीं भी उसको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म में या फिर ऐसे भी इकॉनमी की एक समझ के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेक्स्ट बुक उनको बताता है कि जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म में आप जाइए तो जो आपका GDP है उससे एक लीनियर रिलेशन को शो करता है, जो मैंने एक अपने वीडियो में बताया। ये आपका GDP और ये हो गया आपका कैपिटल मार्केट, और आप किसी इंडेक्स को कह लीजिए, तो इन लॉन्ग टर्म में ये एक लीनियर रिलेशन को शो कर रहा है। तो एक तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मेरे को अगर कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बस यही एक इंफॉर्मेशन है, मैं इसको नॉलेज भी नहीं कह रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज़ एन इंफॉर्मेशन। ये मेरे को कहीं से या फिर मैंने न्यूज़पेपर में ही पढ़ लिया कि ये एक इन्फॉर्मेशन है साहब कि आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एक लॉन्ग टर्म में ये दोनों एक लीनियर रिलेशन को शो करते हैं, मतलब कि GDP इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो आपका इंडेक्स बढ़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके व्हाई नॉट आई गो फॉर इन्वेस्टिंग इन GDP, लाइक इंडेक्स फंड जो है उसमें हम इन्वेस्ट क्यों नहीं करें, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा ग्रोथ। तो ये जो 10 ईयर्स है ना 2020 to 30, ये इंडिया एज ए डेवलपिंग नेशन, एज ए डेवलपिंग इकॉनमी, उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात कि ये फ्री कैपिटल फ्लोज हमारा, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम तो मॉनेटरी पॉलिसी इट इज़ रेगुलेटेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी ट्रांसमिशन को जब मैं सेपरेटली डील करूँगा उसमें मैं बताऊँगा कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके RBI जो है, RBI का एक फंक्शन है, मैंने बताया भी था पहले कि द प्राइस स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो इन्फ्लेशन को उसमें कंट्रोल करना होता है। कैसे? तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के इंटरेस्ट रेट को कम करके, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। तो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इस मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जब ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इस इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी जो है ट्रांसमिशन, इस मैकेनिज्म को हम समझ के और हम अपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को भी काफ़ी अच्छा ट्यून्ड कर सकते हैं। ओके, तो इस फ्री कैपिटल फ्लोज, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले में, कि किस इंडस्ट्री में आपको ये डेटा बहुत आसानी से मिल जाएगा, कैपिटल फ्लोज और कैपिटल आउटफ्लोज का। आप RBI की वेबसाइट पर डेटाबेस में हैंडबुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी करके एक अलग सेपरेट आपका, या मैं अपने नेक्स्ट फर्दर वीडियो में भी इसको इंट्रोड्यूस करूँगा, उसमें हैंडबुक ऑफ डेटाबेस करके एक आपको आइकन है, उस पर आप क्लिक करें तो उसमें सारे आपको डेटा मिल जाएगा, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस।
तो अब कितना इनफ्लोज आपके यहाँ हो रहा है और कितना आउटफ्लोज हो रहा है, ओके। तो अब उसमें आप देख के अकॉर्डिंगली हम उसमें सही समय का इंतजार करके और फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो ये इन्वेस्टमेंट। अब इकोनॉमी की समझ की बात हम करें तो फ्री कैपिटल फ्लोज जो है आपके यहाँ, मतलब विदाउट एनी अथॉरिटी आपकी इकोनॉमी में फ्री कैपिटल अकाउंट फ्लो या फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी इसको हम कह सकते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आपका जो है वो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट हमारे यहाँ इंडिया में है, जिसमें कि फ्लोटिंग और फिक्स दोनों मतलब कि रेगुलेटेड है और बहुत ज़्यादा हम लोग मार्केट पे भी नहीं डिपेंडेंट हैं। तो हमारे यहाँ मैनेज्ड एक्सचेंज रेट करके वो चलता है इंडिया में, थोड़ा सा मार्केट पे भी और कुछ अपने भी रेगुलेशन में। तो इस हिसाब से हमारा बैंकिंग सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड रेगुलेटर। और इसका द बेस्ट एग्जांपल इन 2008 में हम लोगों ने देखा था, जब ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस, when global financial crisis came into picture. In that time also it was RBI और हमारा बैंकिंग सिस्टम जो था, जो फिनेंशियल क्राइसिस को, और हमने वो रूरल इंडिया, हमारा एक और जो हमारी बहुत बड़ी फाउंडेशन थी जिसने कि इसको काफ़ी उस फिनेंशियल क्राइसिस को बहुत व्यापक तौर पे नहीं फैलने दिया। और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात कर ही रहे हैं, तो ये तीन चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं होती, इसको हम लोग कहते हैं द ट्राइलेमा, ओके। दो चीज़ एक साथ हो सकती है। ये जैसे कि यूरो जोन का आप एग्जांपल लेंगे यूरोप का, तो वहाँ फ्री कैपिटल फ्लोज और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और यूरो एक करेंसी उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, ओके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मॉनेटरी ट्रांसमिशन को समझने के लिए ये, क्योंकि हम लोग की इकॉनमी ओपन है, क्लोज्ड इकॉनमी को समझना अगर है, तो वो जो एग्रीगेट डिमांड का हमने एक क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि y = c + i + g + nx, तो nx तो होगा ही नहीं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, c + i + g, बस तीन चीज़ें हैं, तो ये आपका आउटपुट हो गया। अब क्योंकि हमने अपनी इकॉनमी को ओपन कर रखा है, ओपन कर रखा है पोस्ट 1991, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के भी ये कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ कॉन्सेप्ट्स, तभी आपका इन्वेस्टमेंट और या फिर हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हम इस चीज़ को काफ़ी देख सकते हैं। वेल, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डीलिंग विद मॉनेटरी ट्रांसमिशन, and again my humble request is that kindly like and subscribe and put the bell icon. At the same time kindly ask questions, so then and only you can extract best out of me. Okay, thank you.